नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका टर्निंग पॉइंट में। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो ऐसे शख्स हैं जो बहुप्रतिभा के धनी हैं। करीबन 2 दशक तक देश दुनिया के बड़े मीडिया हाउस और पब्लिकेशन हाउस के ब्रांड और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। इन दिनों इन्हें कॉर्पोरेट साहित्यकार कहा जा रहा है। आप 2 बेस्ट सेलर बुक के लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और नए लेखकों को उनकी राह पर चलने का तरीका और सही रास्ता बता रहे हैं। ये कोई और नहीं है, यह है हमारे मित्र नवीन चौधरी। जैसा कि आपको पहले बताया कि नवीन एक कॉर्पोरेट साहित्यकार हो गए। नवीन, ये कॉर्पोरेट साहित्यकार जो आपको लोग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? साहित्य वालों ने ये माना है कि साहित्य के अंदर सिर्फ वही आएगा जिसने चप्पलें पहनी है, खादी का कुर्ता पहना है, झोला लटकाया है और वो गोल फ्रेम का चश्मा या मोटे काले फ्रेम का चश्मा हो, तो फिर जो है वो हिंदी का साहित्यकार होगा। हिंदी का साहित्यकार कोट पैंट पहन के नहीं जा सकता, वैसे शर्ट पहन के नहीं जा सकता। उसको जो है अलग दिखना चाहिए, उसको गरीब दीनहीन दिखना चाहिए। और मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, बल्कि मैं अपने कपड़ों पे ध्यान रखता हूँ कि मैं कैसा दिखूँ। तो हो सकता है शायद इसलिए। और चूँकि 18 साल मैंने कॉर्पोरेट में भी बिताए हैं, तो मार्केटिंग में होने की वजह से भी, और बाजारवाद के खिलाफ ही होते हैं साहित्यकार। वो एक किस्सा आपका बड़ा चर्चा में है कि आप एक जगह 3 पीस पहन के कहीं फंक्शन से आ रहे थे, वहाँ बुला लिया गया आपको, और वो 3 पीस पहन के आप वो कोई काव्य मंचन पे पहुँच गए। कविता से मेरी दोस्ती सिर्फ तभी तक है जब तक कि कविता एक फीमेल के रूप में है। हाँ, अगर कविता जो है किताबों में है तो मैं उससे थोड़ा दूर हूँ, और कवियों से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, क्योंकि कवि जो है वो कहीं भी पहुँच सकता है और मैं उनसे बच के रहना चाहता हूँ। तो नवीन, ये अभी आपने बात जिक्र छेड़ी कि कविता तभी तक पसंद है जब तक वो फीमेल है। क्या आपके साहित्य में भी कुछ ये कास्टिंग काउस्ट तो नहीं हो रही है? हालांकि पिछले दिनों आपने कुछ जिक्र तो किया है, कुछ एक बड़ा नाम एक आपने खुलासा कर दिया, उसके बाद काफ़ी हंगामा हो रहा है आजकल साहित्य में। नहीं, नाम लोगों ने चर्चा तो शुरू कर दी थी, नाम नहीं आया था, लोग नाम बताने से डर रहे थे। अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि पिछले काफ़ी समय से हिंदी साहित्य में जो मैं देख रहा हूँ, वरिष्ठों ने जो है काफ़ी हद तक गरिमा को गिराया है। एक कभी और पहले हुआ करते थे, 2018 का भी एक किस्सा आपने एक शेयर किया था कि कैसे एक कवि शब्दों से खेलता है और कई बार शब्द ही उसको ऐसा उलझा देते हैं कि वो गुत्थी उनकी सुलझ नहीं पाती। देखिए, एक नहीं है, कई केस हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं आलोक धनवा पट्टा में, और उनकी भागी हुई लड़कियां जो है, उनका एक कविता है जो बहुत पॉपुलर कविता है उनकी। प्रेम के कवि हैं। उन्होंने, उनकी पत्नी थी असीमा भट्ट, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखा है। जब आप नेट पे सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा, अगर आप असीमा भट्ट के बारे में सर्च करते हैं। उन्होंने लिखा कि किस तरह से 45 वर्ष के आलोक धनवा ने 27 साल की 25 साल की लड़की से 20 साल छोटी लड़की शादी भी की, और उसके बाद कितना वो क्रूर किस्म के पति के रूप में निकले कि उनको उस घर से निकलना कठिन हो गया था, और वो रिश्ते को तोड़ के बाहर निकली। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक किस्सा नहीं है। आप बैठेंगे तो एक पूरा पॉडकास्ट इसी के ऊपर हो जाएगा। ऐसे कितने ही केस हैं। 2018 में भी एक युवा लेखक थे, उनके साथ भी इस तरह घटना हुई कि उन्होंने मैसेजिंग की। पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और मुझे लगता है कि इसको कहीं न कहीं अब रुकना चाहिए। चलिए, इनसे बात हटाते हैं और बात करते हैं कि एक पत्रकार को और एक कवि को, अभी आपने डिफाइन करा कि झोला पहन कर और वो चप्पलों में रहते थे, ऐसे कुछ पत्रकार होते थे। तो जब आप कॉर्पोरेट में थे, लास्ट जो मुझे याद है आप ऑक्सफोर्ड में थे जी, तो ऑक्सफोर्ड में ऊपर अच्छे पद पे भी थे और मोटी सैलरी भी थी। गुजारा हो पाता है? हाँ, गुजारा मैं कर ले रहा हूँ। ये जो है साहित्यकारों के लिए ये बड़ी बात हो जाती है कि कैसे गुजारा आदमी कर ले रहा है नौकरी छोड़ने के बाद, और वो भी किताबों से। तो हाँ, मैं कर पा रहा हूँ। जो मेरा टैलेंट था वो था कि लिखना और मार्केट को समझना। तो मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जो कि मिसिंग है। तो मैं अपनी राइटिंग से जो भी मैं कमा पा रहा हूँ, जो रॉयल्टी आती है या राइट्स की वजह से जो पैसा आता है, वो तो एक है जो कि एक मुश्त आता रहता है। इसके अलावा जो है रेकरिंग मैंने अपनी ही स्किल सेट को इस्तेमाल करते हुए और सर्विसेज देनी शुरू की हैं। जिनको कंटेंट की ज़रूरत है, हिंदी कंटेंट की, और मार्केट के हिसाब से है, मैं वो सर्विसेज उनको देता हूँ। तो लिखने का काम होता है, मेरा शौक पूरा होता है, और इसी के बहाने जो है
पैसे भी आते रहते हैं। देखिए, आपको दर्शकों को आपको बता दें कि नवीन अब तक 3 किताबें अपनी लिख चुके हैं, जिसमें पहली कविता इनकी छात्र राजनीति पर आधारित थी, ढाई चाल, जनता स्टोर। दूसरी जो थी इनकी किताब वो थी ढाई चाल, जो उसका एक्सटेंशन पार्ट है। बड़ी अच्छी खुशखबरी जनता स्टोर और ढाई चाल से रिलेटेड है। हमारे दर्शकों को साथ आ जाने दीजिए, जब आ जाती है स्क्रीन पे तब बात करेंगे। चलिए, मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ जल्दी। ये दोनों किताबें जो हैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी के रूप में किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगी। इसके जिक्र आगे करेंगे, पर हम बात कर रहे थे दोनों किताबें आपने छात्र राजनीति उस पर लिखी, उसके बाद तीसरी किताब आपकी आ गई एकदम से मेंटरशिप पे। क्या दोबारा से वो MBA वाला नवीन चौधरी वापस लौटा है? नहीं, एक राइटर के तौर पे हम कई चीज़ों को देखते हैं कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। मैं किसी को ज्ञान देने नहीं आया, मैं कोई मोरल ऑफ द स्टोरी मैं नहीं लिखता अपनी कहानियों में। मैंने आपको कहानी दे दी, आप समझिए। जनता स्टोर का जो मूल मुद्दा था, ये वो दौर था जब छात्र राजनीति को लेकर देश में बहुत सारे विवाद हो रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी। ऐसे समय में छात्र राजनीति और बड़ी राजनीति को समझना, जब हम सोशल मीडिया पे क्विक रिएक्शन देते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जातिवाद का जहर कैसे धीरे धीरे हम युवाओं के दिमाग में भर रहे हैं, ये एक आइडिया था उस किताब का। लिखा थ्रिलर स्टाइल में गया, पर आइडिया वही था जनता स्टोर का। जब ढाई चाल लिखी गई तो ढाई चाल के समय में एक उन्नाव में रेप केस हो चुका था, मेवात में बहुत सी घटनाएं हो रही थी लिंचिंग की। एक बार फिर से आप जो मीडिया की दृष्टि से देखते हैं और जो वास्तविक घटनाएं होती हैं, उसके पीछे बहुत फ़र्क होता है। और हम जनता सोचते नहीं है, हमारे को मैनिपुलेट किया जाता है, हम मैनिपुलेट होते हैं। तो ढाई चाल जो है वो उस बड़ी मीडिया की कहानी से लेके और इस तरह की जो धार्मिक राजनीति होती है उसकी घटनाक्रम को दिखाते हुए ये बताता है कि कैसे आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है कि आप बेटर ह्यूमन बन सके। उसी बेटर ह्यूमन बनने का अगला जो तरीका था, वो तरीका किताब के फॉर्म में आया पर उपन्यास में नहीं आया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरा जो अपना पाठक वर्ग है, बहुत 70% पाठक मेरे युवा हैं जी, जो 18 से 30 साल के हैं। भारत के अंदर इस समय अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहा है, ये हो रहा है, तीसरी पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी होते जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि नौकरियां नहीं है, ये एक फैक्ट है। नौकरियां नहीं, आप HR मैनेजर से पूछिए, कहते हैं कि हमें अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। मेरा भी सवाल ये है, तो अच्छे कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहे? अगर आपके पास वैकेंसी है, अच्छे कैंडिडेट नहीं है, तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत यहाँ पर है कि जो काम करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो हमारे स्कूलों में नहीं सिखाया जा रहा। किसी भी प्राइवेट स्कूल्स की सिचुएशन फिर भी बेहतर है, लेकिन सबकी नहीं, कुछ की बेहतर है। अदरवाइज आपको लाइफ स्किल नहीं सिखाई जा रही। टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कितने लाइफ स्किल हैं, एम्पैथी है, आपको नहीं सिखाया जा रहा। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि नौकरी में आप और मैं, मैंने तो साथ में काम शुरू किया है। जो स्ट्रगल हमने किया है, उस स्ट्रगल को करते हुए आगे बढ़ने के लिए जो जो चीज़ें हमने सीखी नौकरी में रह के, क्या उसके लिए हमें हमारे कॉलेजेस तैयार नहीं कर सकते थे? क्या हमारे स्कूल तैयार नहीं कर सकते? अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। सरकार ने स्कीम बनाई स्किल डेवलपमेंट की, लेकिन मुझे लगता है अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। अभी जो है वो स्किल डेवलपमेंट इन चीज़ों पे तो फोकस्ड है कि आप मोबाइल रिपेयर सीख लें या कुछ और करें, लेकिन ये जो सॉफ्ट स्किल हैं, ये जो लाइफ स्किल्स हैं, इसको सिखाने की तैयारी कहीं भी नहीं कराई जा रही है। हमने बड़ी कठिनाई से सीखा, नौकरी में सीखा, हार्डवेयर में सीखा। बच्चे मुझसे पूछने आते हैं, मेरा जो पाठक है वो यकीन करता है कि कॉर्पोरेट वाला साहित्यकार है ना, तो वो यकीन करता है कि ये मुझे सही सलाह देंगे। वो मुझसे पूछते हैं, आए दिन पूछते हैं। मैं इवेंट में जाता हूँ, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर में करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, तो मुझे लगा कि जब ये भरोसा है उनका मुझ पे, तो क्यों ना इसको करके दिया जाए। वो अनुभव जो हमारे पास है, किताबें ऐसी बहुत है मार्केट में, मैं अलग क्या दूंगा। किताबें सेल्फ हेल्प की भारत में जो है वो ज़्यादातर अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेटेड हैं, विदेशी ऑथर्स की हैं। जो भारत के भी ऑथर हैं, उन्होंने क्या किया, विदेशियों से प्रभावित होकर उसी के हिसाब से अंग्रेजी में ज़्यादा लिखा। मेरी ऑडियंस हिंदी की ऑडियंस है। ये किताब हालांकि अंग्रेजी में भी 1-1.5 महीने के बाद आ जाएगी, अभी एडिटिंग प्रोसेस है, लेकिन उदाहरण भारत के नहीं है। तो मेरी किताब के हर चैप्टर में जो उदाहरण दिए हैं वो भारत के उदाहरण हैं। और मैंने रतन टाटा टाइप के उदाहरण नहीं दिए कि अंबानी बन गए और टाटा बन गए।
मैंने उदाहरण दिए हैं दीपक गौड़ के, नवीन चौधरी के, रुपेश के, ऐसे लोगों के जो हमारे आपके बीच में हैं। उनके जैसा एक आदमी आपको अपने मोहल्ले में दिख जाएगा जिसने क्या चेंज किया और कैसे वो आगे बढ़ा, ताकि आपको ये न लगे कि अरे बड़ा बड़ा ज्ञान मिल गया। मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके सामने हो रहा है, किसी ने किया, आपके जैसे ही परिवार से आए हुए आदमी ने किया, आप भी कर सकते हैं। तो बस ये एक प्रयास था। नवीन, बहुत सारे बच्चे अब सुन रहे तुम्हें, तुमने किसको सुना था? ये जो आपकी किताब है खुद से बेहतर, खुद से बेहतर आपकी जो नई किताब है, उसको पढ़ के कुछ लोग अपने जीवन में कुछ तब्दीलियां ला रहे हैं। आपने तो किताब नहीं पढ़ी, आपका मेंटर कौन था उस टाइम पे? देखिए, ऑफिशियली मैं पत्नी का नाम लेना चाहूँगा। मैं सिर्फ उनकी सुनता हूँ। बट जोक्स अपार्ट, एक आदमी नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत लोग हैं, और मुझे लगता है यही सबके साथ होता है। कॉर्पोरेट में तो मैं 3 लोगों का नाम हमेशा लेता हूँ। रघुनाथ सर थे जागरण में, जो कि आप भी थे उस समय, उनको आपने देखा है। उनसे मैंने टीम वर्क को सीखा बहुत ज़्यादा। और तेजेंद्र खुराना थे मेरे बॉस, जो कि अभी वैद्यनाथ के CEO हैं। तो तेजेंद्र खुराना के साथ जो होता है कि टाइम मैनेजमेंट और हर चीज़ को कैसे परफेक्शन से चेक करने की ज़रूरत है, कैसे आपको डेडिकेटेड होके बिना रुके काम लगातार करना है, ये मैंने उनसे सीखा। और तीसरे थे कमलेश सिंह, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के साथ हैं। बहुत से लोग उनको 3 तार पे ताऊ के रूप में देखते हैं। तो कमलेश सर ने और तेजेंद्र खुराना जी ने तो खुद से बेहतर के ऊपर अपना रिकमेंडेशन भी लिखा है। कमलेश जी के साथ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। राइटिंग की स्किल को मैंने उनके साथ सीखा। और टीम को बॉसी हुए बिना कैसे आप जो है प्रोडक्टिव बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैंने जो है कमलेश बॉस से सीखा। ये देखा, मैंने इसलिए बोला था कि ये कॉर्पोरेट साहित्यकार हैं क्योंकि इन्होंने बॉस लोगों के नाम ले दिए। बहुत सारे दोस्त भी हैं। आ रहा हूँ उन पर भी आ रहा हूँ। तो ये बॉसेस को पहले बता देना चाहिए ना, टाइम बहुत ज़रूरी है इसका। तो बॉसेस की बात हुई, लेकिन इसके अलावा जो दोस्त हैं, हम साथ टीम में थे। आप और मैं एक ही दिन इंटरव्यू देने गए थे। मैं बता दूं कि मैं और दीपक एक ही दिन एक इंटरव्यू देने गए, और उसी दिन हम लोग सेलेक्ट हुए, हमने साथ काम शुरू किया। उस इंटरव्यू की जो कॉल थी, दीपक, उसको पाने के लिए उसकी डिटेल हम कभी और बात करेंगे, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए एफर्ट किया था। ये एफर्ट, मेरा एफर्ट क्या था, उससे आपने कुछ सीखा होगा और आपके एफर्ट से मैंने कुछ सीखा। हमारी अपनी पूरी टीम है। रुपेश का तो मैंने जिक्र अपनी किताब में किया है। एक हम लोगों का हमारा कॉमन फ्रेंड है पीयूष, उसकी अगर हम बात करें तो वो जिस तरह से पूरी टीम को बांध के रखता है, वो सबके साथ कनेक्शन पॉइंट वही आदमी है। तो ये जो अलग अलग स्किल है, टीम को बांध के रखना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन को करना, वो किसी के पास है। क्रिएटिविटी रुपेश के पास है, थॉट्स की क्रिएटिविटी रुपेश के पास है, एफर्ट्स आपने मैंने किए हैं, मेहनत कैसे करनी है ये आपने हमने करके दिखाया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्कूल में, कॉलेज में हमारे साथ काम किए हुए। कई बार तो मैं कोई जो घर में ऐसे ही मिलने आता है या सड़क चलते, मैं किसी की बातें सुन के मुझे लगता है इसने कितनी प्यारी बात कही है। तो ऐसे ही सिखाने वाले बहुत लोग हैं। अच्छा, ये किसी ने बोला तुम्हें कि मैं बार बार इन्हें तुम करके बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, तुम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। तो ये बोलने लगे हैं कि मोदी हो गए हो तुम, कवियों के मोदी, जो अपने घर में नहीं टिक रहे। कवियों का नहीं, कवि से कोई नहीं जोड़ता मुझे। नहीं तो फिर लेखक हूँ मैं। किसका मोदी बोला गया? मैं लेखक हूँ मैं। किसका मोदी बोला गया आपको कि भाई वो जो घर में नहीं टिकता, वो कभी इधर कभी उधर कभी यहाँ। हाँ। पूरे देश दुनिया की चिंता आपको है और घर परिवार पे टिकते नहीं है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं घर से। तो राइटर्स का मोदी कहा जा रहा है। राइटर्स का मोदी। देखिए, मोदी जी पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे काम करना, 18-18 घंटे। तो मैं भी जो है, हाँ, मैं ऑन एन एवरेज 5 दिन ही अगर किसी शहर में हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी उपलब्धि है कि 5 दिन लगातार मैं नोएडा में या बेंगलोर में, जहाँ मेरे घर हैं, वहाँ पे मैं हूँ। तो ये हुआ है कि जब से जॉब छोड़ी उसके बाद से बहुत सारी स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सारे साहित्यिक इवेंट्स होते हैं, तो उसके चक्कर में मैं घूमता रहता हूँ और मुझे मज़ा आता है घूमने में। जो आपने सीखने की बात की थी, जितना घूमोगे, जितना सुनोगे, जितना देखोगे, उतना सीखोगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही यहाँ के बोल रहा हूँ, आज मेरे पास मौका है बोलने का तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ मैं सुनता हूँ, वहाँ देखता हूँ और वहाँ भी सीखता हूँ। लेखनी के अलावा और शौक बच्चे हैं पुराने पुराने में फोटोग्राफी एक शौक था जो बीच में मेरा खत्म सा हो गया था, खत्म ही हो गया एक तरह से कहा जाए। पर अब मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा उसको रिवाइव करूं, क्योंकि फोटोग्राफी हमेशा से स्ट्रेस बस्टर थी मेरे लिए। तो देखते हैं कब शुरू करेंगे।
समय निकालता हूँ। अभी तो एक नया चैलेंज हम राइटर्स के साथ आ गया कि लोग पढ़ते कम है, रील ज़्यादा देखते हैं, और मुझे रील बनाने में बड़ी समस्या आती है। हालांकि मैं बनाने शुरू कर दिए हैं, पर बना रहा हूँ। अभी अभी मेरा ज़्यादा फोकस उसके ऊपर है कि रील्स अच्छे बने, अच्छी बातें मैं कहूँ लोगों को, कुछ वहाँ यही से अभी अभी बोल दिया कि भाई ये जो यूथ है, जो आपने बताया, वो पढ़ने से ज़्यादा देखना ज़्यादा पसंद करता जी। है। कितनी बड़ी चुनौतियां राइटर्स के लिए और अब जैसे राइटर्स के लिए कि जो समसामयिक विषयों पे चीज़ें लिख रहे हैं पर लोग पढ़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये एक जो समस्या आई है, जो हम नौकरी की भी बात कर रहे थे जी। समस्या, क्योंकि ये फोकस चेंज हुआ है सोशल मीडिया के आने के बाद। ये बहुत बड़ा फोकस चेंज हुआ कि पढ़ने से ज़्यादा हम इधर आ गए। टीचिंग भी हमने क्या क्या वीडियो के माध्यम से कई जगह शुरू किया, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा इंप्रेशन छोड़ता है दिमाग पे। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, स्कूलों में भी किताब से हटा के उनको वीडियो की तरफ ले जा रहे हैं। वीडियो की तरफ। तो अब ये वीडियो जब देखने लगे तो उनको तो अब मज़ा उसी में आ रहा है। तो जब पढ़ने की आदत छूटेगी, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वीडियो जो है कभी भी किताब की तरह एलोबरेट नहीं हो सकता। आपके पास 2 घंटे, और जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जितनी देर मुझे बोलने में लगती है उससे कम समय पढ़ने में लगता है। तो अगर उसका वीडियो बनता है वो हमेशा बड़ा बनेगा, तो 2000 शब्द का एक चैप्टर पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेगा, लेकिन उसका वीडियो 20 मिनट का बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको भी स्किप करके देख रहे हैं। तो पूरी नॉलेज हमारे पास आ नहीं रही है। और वीडियो बनाने के साथ ये भी चैलेंजेस हैं कि आपका उसी टाइम फ्रेम में ख़त्म हो जाए चीज़ें। तो मैं ये मानता हूँ कि वीडियो की वजह से ये सच है कि आपको नॉलेज बढ़ी, एक नया अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन नहीं पढ़ने से वो जो एक फोकस वाला एरिया है वो हमारा कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो ये चैलेंज तो है हमारे पास। अब दूसरा तरीका ये है कि मुझे कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए मैं वीडियो यूज़ करूं या मैं राइटिंग को यूज़ करूं, ये मुझे तय करना है। तो मैंने अभी मिक्सचर किया हुआ है, मैं वीडियो भी यूज़ करता हूं, मैं लिखता भी हूं, दोनों को कर रहा हूं। बच्चा छोटा है अभी, बड़ा हो गया, में आ गया, बड़ा हो गया है। कितना साल क्या कहते हैं, ये जो आपाधापी वाले रहे हैं कि एक समय पता चला था कि जब वाइफ आपकी वो उधर थी, आपने बच्चे के साथ भी बहुत समय बिताया, जॉब भी करी। अब कैसे तालमेल बैठा पा रहे हैं? एक तो बच्चा समझदार है मेरा थोड़ा, तो मैनेज कर लेता है। हाँ, लेकिन अभी भी हमारा ऐसी मैं महीने में तो एक बार मैं रहता ही हूँ, मतलब 7-8 दिन तो घर में रहता ही हूँ। अभी वाइफ मेरी मलेशिया गई हुई थी, तो उस समय में मुझे बच्चे को मैं ही संभाल रहा था। तो वो तो ट्यूनिंग है हमारी, आपसी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं, छोटे भाई आपके जो हैं वो एक नहीं, जॉइंट फैमिली नहीं है हमारी। छोटे भाई साथ रहते थे अब तक तो? नहीं, वो मुंबई रहता है। अच्छा, वो मुंबई चले गए? हाँ, नहीं, मुंबई ही रहता था। अच्छा। कंपनी उनकी जो थी, उन्होंने बड़ा कंपनी है ब्रिस्क पे। हाँ, उसने अपनी नई कंपनी शुरू की। उन्होंने बड़ा अच्छा एक मुकाम हासिल करा। हाँ। वाइफ आपकी खुद एक अच्छे मुकाम पे हैं, आप भी एक मुकाम पे थे, और आप लोगों के जो पिताजी हैं वो खुद कुलपति रहे हैं। हाँ। तो घर परिवार ने कैसे दे दिया कि ये खाना बदोश वाली जिंदगी, मज़ा आ रहा है उनको भी देखने में? पापा मेरे प्रोफेसर रहे और वो भी बहुत जगह घूमे हैं। उन्होंने बहुत पढ़ाया अलग अलग शहरों में, और चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे तो उनका ट्रैवल भी उस हिसाब से हुआ। जयपुर में पोस्टिंग थी, उससे पहले हम तिरुपति में थे, उससे पहले वो केंद्रीय विद्यालय में स्कूल टीचर भी थे, तब वो केंद्रीय विद्यालय में थे, फिर लेक्चरर हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था। जयपुर, लखनऊ, मुंबई उन्होंने काम किया। वीसी बने तो गुजरात गए, तो वो घूमते ही रहे हैं। तो दोनों बाप बेटे पढ़ने लिखने वाले हैं, और पढ़ने लिखने के काम से अगर घूमना है तो ठीक है। तो खाना बदोश तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि खाना बदोश जो है वो तो हर जगह जाके भोजन ढूंढ रहा है। मेरा भोजन पहले से तैयार है। मैंने ये जानबूझ के इसलिए बोला था। हाँ। कि अब एक किस्सा बताइए, हमारे जो कानों तक आया था कि एक साहित्य कुछ एक मंचन था, कोई साहित्य अकादमी का किसी उसका एक कार्यक्रम था जो हमारे कानों तक आया था। उसमें ये था कि आपको बुलाया गया और आपकी फ़्लाइट की टिकट तो कर दी गई, पर जो रूम था वो रूम बड़ा ख़राब था। वो कुछ ऐसा किस्सा था कुछ वो ज़रा बताएं ताकि आगे वाले आयोजकों को रहे ध्यान। हाँ, मैं इसमें नखरे करता हूँ। हाँ, ऐसा हुआ, और मुझे लगता है कि एक राइटर को जब आप बुला रहे हैं, इतना सम्मान आपको उसको देना चाहिए कि आप उसको सही जगह रहने के लिए दें। एक नहीं, 2 इवेंट्स में हुआ। एक बार झांसी में हुआ था ये, और दूसरा हुआ कलिंगा लिट फेस्ट, जो कि बड़ा पॉपुलर है। तो इन सब ने क्या किया है कि ये इस तरह का प्रोग्राम बन गया जहाँ पे कि सरकार को ये सिर्फ दिखा के अपनी सेटिंग के माध्यम से स्पॉन्सरशिप लाते हैं, राइटर्स का नाम दिखाया, और सारा पैसा इनको बचाना है। अनफॉर्चुनेटली हम जैसे कॉर्पोरेट साहित्यकार तो डिमांड कर लेते हैं, लेकिन यही बात जो मैंने स्त्री हिंसा वाली बात आपको की थी
कि कुछ राइटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, करे ठीक है मंच तो मिला, इस चक्कर में ये गड़बड़ होनी शुरू हुई। लेकिन ये किस्से 2-3 ही जगहों पर हुए हैं। कलिंगा में मैंने जो नाटक किया उसके बाद उसी के आयोजक कहीं और प्रोग्राम को कर रहे थे, तो उनको पहला उन्होंने ध्यान दिया कि नवीन जी का स्टे सही होना चाहिए। और मुझे लगता है नवीन जी का स्टे नहीं, मैंने बाद में उनसे कहा कि ये नवीन जी के स्टे की बात नहीं है, ये हर उस राइटर के स्टे की बात है जो कि आपके यहाँ आया है। उसने आने की फीस नहीं ली आपसे, लेकिन आपने तो कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप ली है, आपने उसको ट्रैवल दिया। आप एक राइटर से, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, कम से कम उसको वो सम्मान दीजिए जिसका वो हकदार है। तो मिले? हाँ, मेरे साथ तो होता है, मेरे साथ तो अब सब ध्यान रखते हैं कि अगर आना है तो कितना ध्यान रखा कॉर्पोरेट साहित्यकार, कॉर्पोरेट साहित्यकार ध्यान रखा जाए। जी चलिए बात करते हैं दोबारा से शौक की। जी। फोटोग्राफी जब आप किया करते थे तो बहुत लोगों के अपने फोटो खींचे थे, उसके बाद ऐसे समय में जब समय अपने लिए निकाल पाना मुश्किल था, क्या ऐसी चीजें थी जो आपको रिलैक्स करती थी? देखिए, पढ़ना जो है वो अभी भी मुझे पसंद है। यात्राओं के विषय में पढ़ता हूँ, उस विषय में फ़ोन बहुत कम देखता हूँ और अलग अलग साहित्यकारों को पढ़ता हूँ। अच्छा, किंडल होने से ये सुविधा है कि कई बार अगर एक किताब में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो फटाफट दूसरा आप देख सकते हैं, तो मैं किंडल भी साथ में रखता हूँ ताकि मैं ई बुक पे या प्रिंट बुक जैसा भी हो उसको मैं पढूं। तो पढ़ना मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बाकी फिल्में देख रहे थे। लास्ट फिल्म कौन सी देखी? अभी मैंने देखी थी सितारे ज़मीन पर। सितारे ज़मीन कैसी लगी? मुझे पसंद आई, फिल्म अच्छी थी। तारे ज़मीन पर से अगर मैं तुलना करूं तो उससे बहुत कमज़ोर थी उसकी तुलना में, लेकिन अच्छी फिल्म है, एक अच्छे विषय को उठाती है, एक्टिंग अच्छी है। आमिर खान थोड़ा सा ओवर हो गए इसमें, बाकी अदरवाइज इट्स अ गुड मूवी। अच्छा, अभी वो शशि थरूर की आपकी एक फ़ोटो है जी, वो आपके सोशल मीडिया उस पर बहुत तेज़ी से वायरल भी हुई थी। आप और शशि थरूर साथ साथ खड़े हुए हैं और अब कमेंट किया गया कि नए युग का शशि थरूर, हिंदी का शशि थरूर। तो क्या था वो किस्सा, उस पर भी जरा नजर मारिए। ये मजाक वो हेयर स्टाइल की वजह से होता, बीच में हेयर स्टाइल हम दोनों की काफ़ी मैच करती थी। आपने बड़े बड़े बाल रखे हुए थे उस समय? बाल थोड़े बड़े थे इससे, हाँ, और इससे नहीं, बहुत बड़े थे। नहीं, बहुत बड़े भी रखे थे, लेकिन बीच में हाँ एक पीरियड था जब हम दोनों के एक ही जैसे थे। और इवेंट जब हुआ तो उसमें कुर्ता पजामा चप्पल सब कुछ और हेयर स्टाइल सब कुछ बाई चांस ऐसा हुआ कि मैच हुआ और हम चल रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ वो मिरर जो है वो है अगल बगल में। ये घटना हुई। इसके अलावा ये भी हुआ कि बाई चांस कुछ एक तस्वीरें मेरी भी ऐसी आई जिसमें मैं अकेला पुरुष था, बाकी महिलाएं थी। तो लोगों ने क्या किया कि उसको कनेक्ट करके जो है वो एक मजाक शुरू हो गया उसके ऊपर, और वो मजाक मेरे ख्याल से 2-2.5 साल चला। फिर मैंने खुद ही उसको डाई डाउन किया। मैंने कहा यार इसको ना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं, हाँ, अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी तो बीवी जिंदा है और पहली ही है। पर फैन फॉलोइंग तो आपकी बहुत है, और उसमें खासकर युवतियां और युवा और के बच्चे ही हाँ ज्यादा आपके फैन हैं जी। तो वो फैन किस तरह के मैसेज आपको करते हैं? कई बार आप लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, फिर सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि इसी कारण से मैंने आपको ब्लॉक किया है। तो क्या हो रहा है वो सोशल मीडिया पे आपके साथ? नहीं, देखिए ऐसे केस कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो होते हैं कि उनको लगता है कि किसी राइटर से पहचान हुई, उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत डिसेंट हैं जो कि पसंद करते हैं कि आप उनके साथ हम्बल हैं तो वो पसंद करते हैं। कई बार इसमें जो है घटनाएं थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती हैं जहां उनको लगता है कि थोड़ी बातचीत और डिजिटल दौर है, थोड़ी और बात हो जाए, ये भी हो जाए, और बातें दायरे से बाहर जाती हैं। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं इन लोगों से बचूं, मैं इनबॉक्स वगैरह में नहीं जाता। मुझे भी कोई कह रहा था कि इतने जब किस्से आ रहे हैं कृष्ण गढ़ पे टाइप के तो पुरुष साहित्यकारों को डर लगता होगा, कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इनबॉक्स में नहीं जाता किसी के, न किसी को आने देता हूँ। तो मैं ऐसे मौके पे अवॉइड करता हूँ जहाँ तक। लेकिन अगर कोई अति ही हो जाए, जैसे कईयों ने तस्वीरें को डाउनलोड करी और उसके बाद उस पर कुछ कुछ बना के पर्सनल नंबर कहीं से निकाला, भेजना शुरू किया, तो उस सिचुएशन में करना पड़ जाता है। तो ये जो सफ़र अब तक का रहा है, कॉर्पोरेट वाला सफ़र, और ये 2021 के बाद कोविड के बाद आपने जो अपना चेंज करा, किसमें ज़्यादा आत्मिक सुख पाते हैं? दोनों का अपना मज़ा था। मतलब ये अलग अलग जवाब देना कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि मैं मार्केटिंग को भी एंजॉय कर रहा था उतना ही, वो मेरा पैशन था।
कंटेंट कैसे क्रिएट होगा। शायद यही रीज़न रहा कि मैं हमेशा मीडिया और पब्लिशिंग इंडस्ट्री के आसपास ज़्यादा रहा। रिटेल इंडस्ट्री और एडटेक में गया भी तो मैं वापस इसी इंडस्ट्री में आया, क्योंकि कंटेंट को मैं हमेशा से एंजॉय करता रहा। तो कंटेंट था और मार्केटिंग थी, तो ये दो चीज़ें हैं। एकमात्र जो उसमें कमी थी वो ये थी कि मैं बंधा हुआ था नौकरी के दायरे में, तो मैं बहुत सी चीज़ें खुल के नहीं बोल सकता। जैसे अभी मैं अगर किसी ऑथर के ऊपर जो घटना हुई है, अगर मैं ये नौकरी में होता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक पब्लिशिंग हाउस में था। तो वो सब मेरी बाध्यताएं अब ख़त्म हो गई हैं। अब मैं जो मन चाहे जैसे चाहे वो कह सकता हूँ, क्योंकि एक सीनियर पोजीशन पर होने के नाते जिम्मेदारी आपकी होती है। तो वो सब एक था, तो ये एक फ्रीडम ज़्यादा आई है। पुराने साहित्यकारों में देखा गया कि वो एक हाथ में गिलास और एक हाथ में सिगरेट होके, उनके जो पिक्चर्स जो बहुत होती जी, तो दोनों से सरोकार है। सिगरेट तो ऐसा है कि जैसे धर्मेंद्र का केस नहीं था शोले में, कि मौसी वैसे तो लड़का बहुत शरीफ है, हाँ। तो अगर 4 पैग मैं पी लूँ तो ही सिगरेट पीता हूँ, और 4 पैग आजकल मैं पीता नहीं। तो तीन पैक कितने दिन होते हैं महीने में? नहीं, मेरा जो है, मुझे लगता है कि शराब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है स्वास्थ्य के लिए। ऐसा कहना आवश्यक है। 2025 मेरा ड्राई ईयर है। 2025 में मैंने ये प्रण लिया था कि इस पूरे साल में मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन शराब जो है पीना, मुझे लगता है कि मुझे पसंद है। अगर कोई भी आदमी उसको एक सीमा में पीता है तो पीना चाहिए, लेकिन अच्छी शराब पीनी चाहिए। और शराब ऐसी चीज़ है जो मिर्ज़ा गालिब के टाइम से लेके और अभी तक जो है, वो रविंद्र कालिया भी गालिब छूटी शराब करके किताब लिखते हैं। तो शराब का अपना एक रोल है क्रिएटिविटी के अंदर भी, हालांकि अपराधों में भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को लेते हैं, कितनी तमीज़ से लेते हैं। मैं तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में था, तो वहाँ तो वाइन का एक कल्चर, वाइन एंड चीज़ का कल्चर चलता था। तो कहीं ना कहीं वो नौकरी की वजह से भी रहा। लेकिन हाँ, बहुत नहीं। अगर 25 को छोड़ दे तो इससे पहले भी मेरे ख्याल से वो हफ्ते में कोई 1 या 2। नवीन चौधरी प्योर साहित्यकार हैं या उनके अंदर एक कवि भी बैठा है? नहीं, कवि नहीं है मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कविता नहीं आती, और मुझे बताने में शर्म भी नहीं आती कि मुझे नहीं आती है। मैं पढ़ता हूँ, कविताएं पढ़ लेता हूँ, लेकिन कविताएं जिनको मैं पढ़ता हूँ वो अब जीवित नहीं है। अभी जो कविताएं लिखी जा रही हैं, भाई साहब, वो कविता के नाम पे कुछ भी हो रहा है। कृष्ण कर्पित अवार्ड प्राप्त कवि हैं, उनकी कविता पढ़ रहा था। धूप में सूख रही है जीन्स, आज बरसों से नहीं, आज से ही सूख जाए तो बाहर पहन के निकलूं। ये तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हालांकि वो कई बार हम एक एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ वो फोटो गैलरी वाली होती है, वो पिक्चर को देख के लोग वाह वाह कर रहे होते हैं और हमें समझ में नहीं आता। तो ये क्या हमारी सोच में भी कमी है या वाहवाही करने? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि हम उसको नहीं समझ पाए, ये एक फैक्टर है। लेकिन कविताएं बुरी भी लिखी जा रही हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि कविता लिखना सबसे आसान काम है। आपने एक लाइन लिखी, एंटर मारो, एक और लाइन लिखी, आपने बस तुकबंदी बिठाई, हो गई कविता। कविता ऐसी नहीं होती है। कविता जिस भाव को प्रकट कर रही है, वो कविता इसलिए है कि वो कम शब्दों में उस भाव को बहुत गहरे से प्रकट करती है। ये एक वजह है कि कविता को मैं अब वाले कवियों को नहीं के बराबर पढ़ पाता हूँ। हालांकि रिसेंट में मैंने एक कवि का इंटरव्यू किया था, दीपक जायसवाल का। उनकी एक कविता थी उनके पिताजी पे, बहन की शादी पे, और वो इतनी मार्मिक कविताएं थी कि पढ़ते हुए मैं भावुक हो गया। वो जो इमोशंस को लेके आ रही है, तो हैं कुछ एक अच्छे कवि हैं जो अभी लिख रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो है अभी एंटर मार कवि हैं। ये कॉर्पोरेट का नवीन चौधरी, कॉर्पोरेट के एक पूरे जोन को लीड करने वाला नवीन चौधरी, उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि रातों रात वो कुछ कहानी लिखने बैठ गया? ये रातों रात का हुआ या कैसे हुआ? नहीं, रातों रात की जर्नी नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई थी 2008 में चंडीगढ़ में ब्लॉगिंग से। तब ब्लॉगिंग की बातें होती थी, तो मुझे लगा जो बातें मुझे कहनी है मैं ब्लॉग पे लिखूं। कुछ फेसबुक पे भी लिखा करता था। ब्लॉग पे जो लिखने लगा, वो 3-4 साल में मतलब उसकी रीच बढ़ने लगी और लोग कॉपी करके अपने नाम से पोस्ट करने लगे। फिर मीडिया हाउसेस ने मुझे लिखने को बुलाया। तो राइटिंग जो है मेरी, वो ये कि एकदम कच्चे से शुरू हुई और धीरे धीरे वो पकती गई। हर आर्टिकल के बाद मुझे लगा कि इसमें ये कमियां थी, क्या मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। तो बेहतर होता गया। फिर 2016 के आसपास मुझे लगा कि एक उपन्यास आने का अब समय आ गया है। तब उपन्यास लिखा गया। 18 में वो उपन्यास मार्केट में आया और ठीक चला। आपकी पहली किताब जनता स्टोर जी, वो कई अलग अलग जो मानक हैं, जो अलग अलग संस्थान हैं जो उसको बेस्ट सेलर अवार्ड देते हैं जी, उन पे वो बेस्ट सेलर जी रही। आपकी दूसरी किताब भी काफ़ी अच्छा उसने खूब की। हाँ,
तीसरी किताब आप खुद से बेहतर वो वाली, भी रही थी अमेज़न वो बहुत बेस्टसेलर अच्छी में। रही। हाँ, अब क्या आ रहा है? अभी फिर एक उपन्यास आएगा, एक उपन्यास है और इस बार प्रेम कहानी होगी, और एक मुझे नॉन फिक्शन भी काम करना है जो कि मैं बिहार के ऊपर करना चाह रहा हूँ। मेरी मातृभूमि है, मैंने बिहार के ऊपर अभी तक कोई काम नहीं किया, तो बिहार पे मुझे कुछ क्षेत्र ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर की किताबें नहीं लिखी गई, रिसर्च नहीं की गई है, पर चूंकि नॉन फिक्शन लिखना रिसर्च का हिस्सा है तो वो समय लेता है। देखिए, आप खुद अपनी बात में आप पकड़े जा रहे हैं। जी आपकी पहली कहानी थी, किताब थी जनता स्टोर, जो आपकी छात्र राजनीति से प्रेरित थी। जी। उसके घटनाक्रम उस किताब से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी का आपने एक्सटेंशन बताया जिसमें बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में चले गए थे, उसमें कहीं ना कहीं आपके दोस्त यार भी हैं और शायद आप भी उसमें एक पात्र के तौर पे हैं। अब ये जो प्रेम कहानी आ रही है, ये नवीन किसके ऊपर लिख रहे हैं? नहीं, प्रेम तो सबने किया है तो ये प्रेम कहानी जो है वो मेरी नहीं है। ये दो कहानियां आपकी और प्रेम कहानियां आपकी नहीं। पहले भी कहानी लोग मानते हैं मेरी है, मैं नहीं जानता क्यों मानते हैं मेरी है। होता क्या है कि जब हम किसी कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं तो हम उस कैरेक्टर को अपने आसपास से देखते हैं। आप कैसी पर्सनैलिटी है, मेरी कैसी पर्सनैलिटी, हम हो सकता है दोनों को मिला के एक कैरेक्टर बनाए या चार को मिला के एक कैरेक्टर बनाए। जैसे जनता स्टोर में जो मुख्यमंत्री का कैरेक्टर राजेश सिंह राठौड़, बहुत से लोगों ने माना कि वो भैरव सिंह शेखावत के ऊपर बना हुआ कैरेक्टर है। उनके मानने की वजह ये थी कि संभवतः वो समय वो था और राजपूत है, जबकि सच्चाई ये है कि वो भैरव सिंह के अलावा अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे तीनों का मिश्रण था वो, जब मैंने वो कैरेक्टर किया था। हाँ, वो इंस्पायर्ड थे, इन तीनों से इंस्पायर्ड थे। जब आप घटनाक्रम को देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सोच एक आदमी की नहीं थी, तीन की थी। तो कहीं ना कहीं जब मयूर भारद्वाज मेरा जो कैरेक्टर था, मयूर भारद्वाज से लोगों ने इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि मयूर भारद्वाज जिस तरह की पर्सनैलिटी है वो मेरे पर्सनैलिटी के करीब है। और दूसरा शायद ये कि मैंने खुद चुनाव लड़ा था तो लोगों ने माना कि ऐसा होगा। 2.5-4 में चूंकि मीडिया को मैंने देखा है, अब राइटर हूँ तो अपने अनुभव के से ही मैं चीज़ों को ज़्यादा, जिस दुनिया को मैंने जिया है उस दुनिया को ज़्यादा ईमानदारी से लिख सकता हूँ। तो मीडिया को मैनेजमेंट की साइड से लिख पाना मेरे लिए आसान था 2.5-4 के अंदर। मैंने वो लिखा तो संभवतः लोगों ने माना कि आप चूंकि उस तरह उस पक्ष में थे, उस तरफ थे, तो आप लिख रहे होंगे। अब मैं प्रेम कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि प्रेम तो किया था तुमने, तो हो सकता है कि तुम ही हो। अमूमन साहित्यकारों की प्रेम कहानियां हुई हैं। साहित्यकारों की तो बहुत होती है। अमृता प्रीतम की कहानी तो जग जाहिर है हमारे यहाँ। तो ये वाला नवीन चौधरी साहित्यकारों के क्या और प्रेमी हो गया? नहीं, प्रेमी तो मैं हमेशा से रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहिए, मतलब प्रेम बहुत चीज़ों से रहा है। अगर आप स्पेसिफिकली स्त्री की बात करें तो हाँ, मतलब प्रेम मुझे होता रहता है, दिल टूटता रहता है। मुझे क्षणिक प्रेम भी होता है, मेंटल रोमांस होता है। मुझे कई बार किसी की इंटेलिजेंस इतनी पसंद आती है कि मैं उसको मेंटली पसंद करना शुरू करता हूँ। और अमूमन आप अपने छोटे छोटे शब्दों के जरिए और अपने ये वाले भाव, वो किसी उस तरह से नेगेटिव ना लिए जाए, पर ये भाव अपने आप रखते हैं? नहीं, मैं देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। प्रेम को दो तरीके से देखा जाना चाहिए। एक है कि जो आपका अपना प्रेम है, अब वो निश्चित तौर पे मैं जिस बंधन में हूँ वो मेरा प्रेम है, और वो अब ये बंधन की वजह से प्रेम नहीं है कि वैवाहिक बंधन है। आप साथ रहते हैं, समझते हैं, प्रेम में यही होता है, आप आकर्षित होते हैं, तो वो मेरा प्रेम जो अपनी पत्नी के साथ है वो है। इसके अलावा प्रेम को जो है बहुत तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। एक जो कि शारीरिक प्रेम है सिर्फ, तो हम लोग मुझे लगता है कि उस उम्र से निकल चुके हैं, वो टीनेज में आकर्षण वाला निकल चुका होता है। दूसरा जो होता है उसको प्रेम नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक आकर्षण जो है वो किसी की बुद्धिमत्ता से हो सकता है। मैं उसी तो उस बुद्धिमत्ता का आकर्षण मुझे होता रहा है, और इसकी तो मैं चर्चा करता हूँ। अगर मैं किसी से आकर्षित होता हूँ उसकी बुद्धिमत्ता से, किसी महिला की, तो मैं उसकी चर्चा करता हूँ बड़े खुले उस पर, चाहे वो सोशल मीडिया। आपको बुद्धिमान नहीं मिल रहे हैं? नहीं, बुद्धिमान पुरुष तो मिलते ही रहे हैं समय के साथ। उनकी चर्चा ही नहीं करते हैं। 3 पुरुष बॉस की बात की है मैंने तीनों पुरुष बॉस थे वो ऐसा नहीं है। जितने दोस्तों की बात की सारे बुद्धिमान पुरुष थे। आप ये आरोप नहीं लगा सकते मेरे पे। आपने बहुत स्पेसिफिकली प्रेम की बात की, तो मैं बहुत स्पेसिफिकली प्रेम में जा रहा हूँ। आप देखिए, मुझे अब इसलिए नहीं फंसा सकते। एक तो मैं शब्दों में आ गया हूँ, ठीक है, दूसरा मैं मार्केटिंग वाला, तीसरा मैं पॉलिटिकल काम भी कर चुका हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं पॉलिटिकल काम के बारे में आपने बताया, पीछे आपने बहुत अच्छा वेंचर पकड़ा था जी। उसको आगे
नहीं, मुझे एक अनुभव लेना था। मैं देखना चाहता था कि वो दुनिया कैसे काम करती है और मेरी क्षमताएं कितनी हैं। मैं अपनी क्षमताओं को हमेशा चैलेंज करना चाहता हूँ। तो उस समय मैंने वो पूरी एक एजेंसी सेटअप की जिसमें कि हम लोगों ने सर्वे किया 200 विधानसभा सीट का। उसमें किस किस को टिकट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना, क्या जातिगत गणित है, क्या मुद्दे हैं विधानसभा के। तो वो जो एक मार्केटिंग में भी जो हम लोगों ने जिस तरह डेटा एनालाइज किया, उस तरह से वो डेटा इकट्ठा किया गया। फिर जिनके लिए मैंने काम किया उनकी इमेज को बिल्ड करना, जो कि हम मार्केटिंग में प्रोडक्ट के लिए करते थे, वो कैसे किया जाएगा। और फिर से जो कंटेंट की मैंने बात की, मैं एक राइटर हूँ, कैसे मैं शब्दों के माध्यम से उनकी इमेज को बेहतर कर सकता हूँ, कैसे उनके भाषण से लेकर उनके सोशल मीडिया पोस्ट और हर चीज़ को किसी और नेता से अलग कर सकता हूँ। वो करके देखा, सफल हुआ, अच्छा लगा। अभी वो चैप्टर ख़त्म, फोटोग्राफी का एक चैप्टर था वो ख़त्म, ये चैप्टर भी ख़त्म, किताबों का अभी भी चल रहा है। हो सकता है किसी दिन ये भी ख़त्म हो जाए और मैं कोई आपको नई चीज़ करता हुआ नजर आऊँ। क्या होगी वो नई चीज़? पता नहीं मुझे, ये मैं नहीं जानता था कि मैं फोटोग्राफी क्योंकि हमने वो चीज़ देखी जब आप ब्लॉग स्पॉट पे लिखना शुरू कर रहे थे, तो आप धीरे धीरे परिपक्व होते चले गए, इंक्लाइंड होते चले गए, और ऑल ऑफ सडन एक दिन आपने एक निर्णय लिया कि मैं अब किताब लिखूंगा। उससे पहले आपके वो सब भाव नज़र आ रहे थे। अब ऐसे कोई भाव आपके किसी बड़े क्लोज के आदमी ने आपको बताया कि इन दिनों आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं और आपके जो पॉडकास्ट है उसमें आपकी साउंड पहले की तुलना में बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, पॉजेस पंचेस की? ये तो मैंने खुद ही रियलाइज कर लिया था। तो मतलब आपके दिमाग में शॉर्ट एनालिसिस कर लेता हूँ। नहीं, देखिए, पॉडकास्ट का एक मेरा है मन में, जो मैं कर भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक न्यूज़ चैनल के लिए मैं इंटरव्यूज़ भी करता हूँ लोगों के। तो कुछ एक मैं उस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पे स्क्रीन पे मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातों को। और उसका एक कारण ये है कि जब मैं किसी का इंटरव्यू मैं लेता हूँ, मैं पढ़ता बहुत उससे पहले। तो जितना मैं पढ़ के जाता हूँ, प्रायः मेरे इंटरव्यू में आने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई तुम जितना पढ़ के आते हो, हमारे बारे में हमें डर लगता है कि तुम क्या पूछोगे। तो वो तारीफ भी है। तो मुझे लगता है कि पढ़ के एक तो मैं सीख रहा हूँ, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसी के आसपास है, राइटिंग और इसके। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं इसी कंटिन्यू करूँ और मज़ा आता रहे, या मैं बदल दूँ। क्योंकि फ़ोटोग्राफी से पहले जब कैमरा शुरू किया था तो वो भी कभी मैंने नहीं की थी। मोबाइल से भी फ़ोटो खींचना पसंद नहीं था मुझे तो, लेकिन किया और साल भर में उसमें इतनी एक्सपर्टीज रही कि फ़ोटो गैटी पे बिकने लगी। ब्लॉगिंग करनी शुरू की, अभी तक मिल रही है, रॉयल्टी अभी तक मिल रही है। आपने हाल में अपनी एक पोस्ट में बताया रॉयल्टी अभी तक आ रही है। तो पता नहीं, देखते हैं किस दिशा में जाएंगे। अभी तो मैं राइटर हूँ, अभी 2 किताबें तो मैं कंफर्म हूँ कि और लेके आऊँगा। इस पूरी जर्नी में आपकी जी क्या ऐसी चीज़ है, पाया बहुत कुछ इस पूरी जर्नी में, कुछ ऐसी चीज़ जो खो दी? कुछ एक दोस्त जो है बिना वजह नाराज हो गए। वजह कुछ नहीं थी, वजह सिर्फ इतनी थी कि यार हमारे बीच में था, सक्सेसफुल हो रहा है, फेमस हो रहा है। तो ऐसा हुआ कुछ एक। तो ऐसे दोस्तों का दूर हो जाना ही ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब दुख नहीं है, क्योंकि नए लोग भी मिलते हैं। वो दोस्ती नहीं था अगर वो आपकी सक्सेस से खुश नहीं हो रहा था। और एक जो दुखद घटना जिसका पश्चाताप मुझे अभी तक है, मेरे बचपन का मित्र था, 11वीं क्लास से मेरे साथ था, और उसका लिवर ऑलमोस्ट डैमेज था। तो स्थिति बहुत गंभीर थी और काफ़ी दिनों से गंभीर थी। जयपुर वो आया, उसका एडमिट हुआ वो, और उसने मुझे कहा कि मुझे बस आके मिल अभी। और मुझे उस दिन रात को रुड़की जाना था एक इवेंट के लिए। मेरे पास टाइम था, मेरे पास 6-7 घंटे थे कि मैं उससे मिल सकता था, और क्योंकि रात की ट्रेन थी मेरी, मैं जा सकता था। और मैं चला गया। मैंने कहा कि कल तो वापस एक ही दिन में वापस आना, अगली ही रात मुझे वापस आना था। तो मैं निकल गया, लेकिन जब मैं सुबह वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि वो नहीं रहा। तो ये एक कष्ट मुझे है कि मित्र को आपने इस तरह से खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक इवेंट में जाने के लिए, ये था कि देख लेंगे, आपने बहुत कैजुअली उस चीज़ को ले लिया। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। मित्र आपका और था जी, याद है कौन था वो मित्र? नहीं, मित्र तो बहुत थे। कौन सी? वो एक मित्र जो बहुत आपके साथ रहना पसंद करता था जयपुर में ही। एक दिन वो अचानक कहीं उसकी माताजी आपकी संगत पसंद नहीं करती थी। याद आ गया? हाँ, याद आ गया मुझे। वो भी किस्सा कुछ ऐसा ही है, दुखद। वो भी दुखद किस्सा है। और किस्सा बताइए जरूर। जी, वो किस्सा छात्र राजनीति में मैं था, तो एक युवक मुझे मिला, उसका नाम था अभिमन्यु सिंह चौहान।
तो अभिमन्यु जो है महाराजा कॉलेज में था और मैं छात्र राजनीति को देख रहा था उस समय। तो उसकी इच्छा थी कि वो छात्र राजनीति का हिस्सा बने, और मैं उससे मिला, बातचीत हुई हमारी, और मैंने कहा ठीक है आप जुड़ो हमारी पार्टी से और हम लोग काम करेंगे। तो मैंने कहा भाई अपना भी एक चेहरा बनेगा। तो उसके घर जो है मैं जाने लगा, और उसकी मम्मी एडवोकेट थी। तो उनकी मम्मी ने जो है पहली बार तो मिली तो ठीक से मिली, दूसरी तीसरी बार में उनको खटकने लगा कि यार ये तो नेता टाइप आदमी है, और अखबारों में 1-2 खबरें तब तक आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा लड़का तो नहीं है। तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ, जो ठीक है, एक माँ के तौर पे ठीक है। ये जो लड़का था ये एनडीए में फेल हो चुका था, जब मुझे मिला था फेल हो चुका था, पर उसको फौज में जाना था। फिर बीच में ऐसा कुछ रहा कि हमारी बातचीत, चूँकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो हमारे बीच में डिस्कनेक्ट एक आया, और कुछ महीनों का डिस्कनेक्ट आया। जब मैंने कुछ महीनों बाद संपर्क किया तो मुझे पता चला कि वो शहर में नहीं है, वो बाहर रहने लगा, यहाँ नहीं रहता, वो एडमिशन छोड़ के जा चुका है। 2002 की बात है, शायद 2 या 3 की बात है ये। और मैं जयपुर गया था तो बड़ी मतलब जोर से याद आती है किसी की कि अरे यार मिलते हैं उससे जाके। तो मैं जब उसके घर की तरफ मुड़ा तो उस रोड पे मैं नाम देख रहा हूँ कि उसका नाम उस पर लिखा हुआ है कि शहीद अभिमन्यु सिंह मार्ग। आप बता रहे हैं और मेरे और फिर मैंने जब संपर्क किया तो मुझे पता चला कि उस साल उसने फिर से एनडीए दिया था, उसका सिलेक्शन हुआ। जब वो आपसे विमुख हुआ? हाँ, जब हम लोग बीच में नहीं मिले थे। हाँ, मैं जिम्मेदार नहीं था उसका सिलेक्शन ना होने का। वो मेरे मिलने से पहले ही उसका नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मिलने के बाद उस सिलेक्शन हुआ इसका। वो गया, फ्लाइंग ऑफिसर बना, और फिर एक दुर्घटना हुई, उसमें वो शहीद हुआ। तो हाँ, घटनाएं हुई हैं ऐसी। तो ऐसे दोस्तों को खोया? ऐसे दोस्तों को। और कोई ऐसे दोस्त जिनको पाकर बहुत खुशी है? आप हैं? नहीं, हमारे हम तो सामने बैठे साथ बैठे हैं, पर ऐसे कुछ और अच्छे दोस्त? ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो दुआओं में आपको याद रखते हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये दोस्त ऐसे नहीं है जिनसे मैं रोज मिल रहा हूँ या रोज मैं बात करता हूँ, पर उनसे आप कभी भी मिलो, ऊर्जा वही होती है, और मतलब जोक्स भी वहीं के वहीं होते हैं। इससे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब एक का नाम लेना बड़ा कठिन है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिछली बार आपका एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में जी आपने किसी एक का ही नाम लिया था, तो वाकई बहुत सारों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि सारा खाना पीना, बैठना उठना, सोना, दुख सुख हमारे साथ भी थे, नाम एक का था। देखिए, जब एक का नाम लिया गया था तो उसका कारण ये था कि वो एक स्पेसिफिक उसमें पूछा गया था। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। आज ही मेरी एक MBA में मेरे क्लासमेट थे सेतु, तो उससे बात हुई। सेतु के साथ मैं रूम, हमारे हॉस्टल में रूम अलग अलग थे, लेकिन मैं उसी के रूम में कब्जा करके रहता था एक तरह से। मेरा रूम खाली रहता था, तो मैं क्या, बहुत से लोग उसके रूम में कब्जा करके रखते थे। ये हुआ। एक चंडीगढ़ में मेरा मित्र था फोटोग्राफी में, तो वहाँ के तो 3-4 मित्र हैं जो अभी भी मेरे उतने ही अच्छे करीबी मित्र हैं। गौतम है, साहिल है, संदीप है। तो ये लोग जब भी मिलते हैं उतनी ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। एक वहाँ पे युवक था कौस्तुभ, तो जब भी मिलेगा मुझे पता उसको कहाँ पे उसकी टांग खींचनी है, जिसको कि मैं यहाँ ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। तो वो बस देखते ही कि हाँ भैया बोलना मत, जोक मैं समझ गया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जयपुर में मेरे स्कूल के कितने दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, मतलब ऐसे एकदम से याद नहीं आता, लेकिन हाँ मिलते हैं दोस्त, मिलते रहते हैं। भावनाएं वही हैं, नरमाहट वही है, रिश्तों में गर्माहट वही है। अभी पिछले दिनों में आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप बच्चों को सिखा रहे थे कि कविता लिखनी है या कोई कहानी लिखनी है, तो कहानी आपके इर्द गिर्द ही रहती है। जी। आपका एग्जाम्पल बड़ा पसंद आया और उसके कमेंट बॉक्स में आपके उस एग्जाम्पल की बड़ी तारीफ हुई। जी, एग्जाम्पल मैंने यही दिया था, अभिमन्यु का ही दिया था। यही एग्जाम्पल था, अभिमन्यु का ही दिया था कि अगर आप एक कहानी लिखना चाहते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द देखिए, बहुत सारी कहानियां हैं, और उस कहानी में वो कहानी किसी की भी हो सकती है। अब ये राइटर की स्पेशलिटी है कि वो कहानी किसकी होगी। क्या वो अभिमन्यु की कहानी हो सकती है, उसकी माँ की कहानी हो सकती है, या हो सकता है अभिमन्यु सिर्फ मेरी कहानी में एंकर की तरह आए, जो कि मुझे कोई और रास्ता दिखा जाए, तो पात्र मेरा, मैं ही पात्र हूँ और मेरी कहानी बन जाए। तो कहानी को लिखने के बहुत तरीके हैं। आप देखेंगे तो हमेशा आपके आसपास कहानियाँ हैं। कोरोना के समय में एक कहानी छोटी सी बनी, एक लड़की जो कि अपने पिता को रिक्शे पर दिल्ली से बिहार तक लेके गई। आप अब उस कहानी को जरा देखना शुरू कीजिए कि क्या हुआ होगा इसकी ज़िंदगी में। जब आप वो ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको कहानी तो मिल जाएगी, हर पल पे कहानी।
नवीन, हमारे जो नए दर्शक देख रहे होंगे, उनके लिए अगर वो कहानी लिखना चाहते हैं, आपके वीडियो देखना चाहते हैं या आपकी वो किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रा उनको भी एक डिटेल उसमें बता दें कि आपकी किताबें कहाँ से मिल सकती हैं। वो किताबें बहुत शानदार हैं, वो किताबें सही में बहुत शानदार हैं, तो वो कहाँ मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं, इसके बारे में भी बता दीजिए। किताबें हैं जनता स्टोर, ढाई चाल और खुद से बेहतर। ये तीनों किताबें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट दोनों पे आपको मिल जाएंगी बड़े आराम से। और गूगल करेंगे आपको मेरे बारे में बहुत कुछ मिलेगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे naveen1003 पे ढूंढ सकते हैं, ट्विटर पे भी मैं इसी हैंडल के साथ हूँ, तो मुझे आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ हर मैसेज का 48 घंटे के अंदर अंदर में। तो अगर आपके सवाल होंगे तो मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा कि इस दुनिया को कितने तरीके से डिस्क्राइब किया जा चुका है और कितनी तरह की कहानियाँ आ चुकी हैं। मुझे अक्सर कोई ना कोई मिलता है दीपक, जो ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसी कहानी है भाई, किसी ने नहीं लिखी। और सुनने के बाद मैं उसको बताता हूँ कि इस तरह की कहानी फलाने साहब ने लिखी थी। और छोड़िए, सब छोड़िए, महाभारत पूरी अगर आप पढ़ लीजिए, फिर बताइए कि कौन सी ऐसी कहानी है इस दुनिया की जो नहीं लिखी गई है। सब कुछ महाभारत में लिखा जा चुका है, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, छल कपट का हो, प्रेम का हो, कृष्ण सुदामा की दोस्ती हो। आप विषय सोच के देखिए, हर विषय की कहानी है इसके अंदर। उसी में युद्ध भी है, उसी में प्रेम भी है, सब कुछ नजर आता है। तो कहानियां सारी लिखी गई हैं। फर्क ये है कि हम अपनी कहानी को किस नए तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। वो नए तरीके से जब प्रेजेंट किया जाता है तो आपकी कहानी कनेक्ट करती है। और मैं इसमें मानता हूँ कि दो तरीके हैं। एक तरीका है नीश, ऐसी चीज़ आप लिख रहे हैं जो कि हमारी दुनिया की नहीं है। कोई मिल गया फिल्म आई थी एक, तो जादू को हमने नहीं देखा, तो जादू उसमें आता है किसी और दुनिया से। तो आपने एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी जिस दुनिया को हम नहीं जानते हैं, और उस दुनिया के इर्द गिर्द आपने एक दुनिया रची और आपको मज़ा आया। दूसरा है जो कि यूनिवर्सल है, जो कि हम सबकी भावनाएं, हमने बात की, प्रेम की बात की थी, हमने दोस्ती की बात की, दुख दर्द जो भी है हम सबके कॉमन है। तो इन यूनिवर्सल भावनाओं को लेके भी कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। ऐसी चीज़ जिसको पढ़ के किसी को लगे कि अरे ये या तो मेरी कहानी है, ये मेरे आसपास किसी कहानी है, मैं इस पात्र को पहचानता हूँ। तो ये दो तरह की कहानियाँ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चलती हैं। नवीन, टर्निंग पॉइंट हमारे इस कार्यक्रम का नाम है। आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट जिसने एक नॉर्मल नवीन चौधरी को एक साहित्यकार या एक अच्छे बड़े कॉर्पोरेट लीडर के तौर पे कन्वर्ट कर दिया, वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा? साहित्यकार तो नहीं, एज अ ह्यूमन, एज अ कॉर्पोरेट पर्सन और एज एन ऑब्जर्वर, तीनों। इसको चेंज करने में मेरे ख्याल से 2013 मेरे 12 और 13 मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल था। मैं उससे एडकॉम्प स्मार्ट क्राइसिस में मार्केटिंग देख रहा था और एडकॉम्प फाइनेंशियल क्राइसिस में था। ये वो दौर था जब मैंने अपना घर बुक कराया था, मेरा बेटा स्कूल जाना शुरू हो चुका था, सैलरी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, तो EMI जा रही है, फीस जा रही है, और कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी है, वो सैलरी नहीं दे पा रही है। उस पूरे टाइम में मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं जो कमा रहा था उड़ा रहा था। बेफिजूल नहीं उड़ाया, लेकिन हाँ खर्च ही कर रहा था। सेविंग जैसी चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं था। दूसरा, चीज़ों को बहुत हल्के नज़रिए से देखने का एक तरीका था। वो एक ऐसा पीरियड आया जहाँ मैं सुसाइडल थॉट्स मुझे आने लगे थे। मुझे लगने लगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। ये पैनिक में मैंने एक निर्णय लिया, एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की जहाँ पर कि और ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हुआ मेरे साथ। उस मेंटल टॉर्चर ने एक्चुअली वो सुसाइडल थॉट्स को अपनाया, क्योंकि मैं आत्माभिमानी आदमी हूँ और उस समय मेरे आत्माभिमान को चोट पहुँची थी। तो वो जो एक दौर था, मुझे लगा कि मेरी मजबूरियाँ क्या हैं, क्यों मैं ऐसा इस सिचुएशन में हूँ। तो मुझे दो गलतियाँ समझ में आई कि मैंने हड़बड़ी में निर्णय लिया, क्योंकि बाकी सब शिप छोड़ के कूद रहे थे। तो मुझे लगा सब जा रहे हैं, मैं अभी तक तो बचा हुआ हूँ, कल को कहीं मेरा नंबर ना जाए। मैं हड़बड़ी में गलत निर्णय लिया बिना जांच पड़ताल के। ये मेरी जीवन की पहली गलती थी। उसमें दूसरी जो गलती थी वो ये थी कि सेविंग नहीं की कभी। तो वो सेविंग को जो है उस समय में उसकी समझ आई। साथ ही साथ हड़बड़ी में निर्णय लेना और चीज़ों को जो हल्के नज़रिए से देखते थे, मैंने उसके बाद उस पूरे घटनाक्रम को ढंग से सोचना शुरू किया। जब उस पूरे फेज से निकला 16-17 के आसपास, जब मैंने सोचना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि शायद वही 2 बेहतरीन साल थे जिसने पूरा बदल दिया। एक तो जो पेशेंस होता है, उस पेशेंस को मैंने उस पीरियड में सीखा। आपको हर समय
रिएक्शन नहीं देना, ये मैंने उस पीरियड में सीखा। फाइनेंशियल आपको आवश्यकता है, उसको कैसे मैनेज करना, ये मैंने उसमें सीखा। और पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये भी मैंने उसी पीरियड में सीखा। तो अगर मैं सैलरी से कंपेयर करूँ तो मैं तो 1/4 कमा रहा हूँ अभी उससे, लेकिन मेरा जो खर्चा है वो खर्चा पूरा करने के बाद मुझे कुछ पैसा अभी भी उसमें बच जाता है। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, मैं पहले जो कमा चुका हूँ उसका इन्वेस्टमेंट मैंने ढंग से किया हुआ है, वो आता रहे, और मेरे मन का काम, मेंटल पीस मेरी जो है वो भी साथ में बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने बात की थी कि क्या मैं यही काम हमेशा करूँगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं हर उस नई चीज़ को करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैंने आपसे कहा कि रील मुझे बनाना नहीं पसंद है, लेकिन मेरा रील आप देखिए, आपको लगेगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ इसमें, क्योंकि मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे वो अगर करना है तो मुझे वो करना है। अगर वीडियो एक मीडियम है मेरे पास लोगों तक पहुँचने का, तो वीडियो के मीडियम से मैं जाऊँगा, वो करूँगा। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँगा। तो जो भी मेरे को काम करना है, मैं हर उस चीज़ को करता हूँ। जब 12-13 के पीरियड में ही जब जॉब ढूंढ रहा था, तो अधिकतर नौकरियां आ रही थी डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का आदमी, टीवी एड, प्रिंट एड, इवेंट, यही करता आया। मैंने कोर्स किया एक, और उससे पहले मैं खुद ही हैंड्स ऑन करता था। कोर्स करते करते सिचुएशन ये आई कि टीचर को मैं बताने लगा कि साहब ये गलत बता रहे हो, मैं बताता हूँ आपको। और ये रिसेंट अभी मैं ISB से किया था, उसमें भी यही पॉइंट हुआ। तो कारण ये था कि मैं खुद से पढ़ रहा था, और उस पीरियड में मैंने खुद एक अपनी वेबसाइट को डेवलप किया, खुद से डेवलप किया। अपने जो मैंने गूगल ऐड चलाने हैं, फेसबुक ऐड चलाने हैं, मुझे वो सीखना था, वो सब कुछ, क्योंकि नौकरी मुझे वो मौका नहीं दे रही थी। वो सब चीज़ें मैंने खुद से अपने आप से की, सीखी। और जब मैं 2014 में जब DK ज्वाइन किया, मेरे ख्याल से मेंटर पीस वहाँ से आना शुरू हुआ। DK में आने के बाद इंटरव्यू के टाइम में जब मैंने बातें की, तो उनको लगा कि मुझे सब आता है, क्योंकि मैं हैंड्स ऑन कर चुका था। तो ये जो है, ये भी मैंने शायद वहीं से उस पीरियड में इस चीज़ को और सीखा कि आप सीखना बंद नहीं कर सकते, आप रोज़ नई चीज़ सीखते हैं। अब AI का दौर है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ AI को समझने की, और AI के हिसाब से मैं बहुत सी चीज़ें कर भी रहा हूँ AI का इस्तेमाल करते हुए। इसको अभी और सीखना बाकी है मुझे। चल नवीन, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई और जी। बड़ी अच्छी बात हुई। आप यंग भारत के स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे नवीन चौधरी। एक बार फिर आपके साथ हम एक नई सक्सेस के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यंग भारत न्यूज़।